हेलो बच्चों, सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। आपको सभी की सभी डीपीपी के सॉल्यूशन मैंने आज प्रोवाइड कर दिए हैं। लास्ट लेक्चर 6 और लेक्चर 7 के नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। लास्ट लेक्चर का रिवीजन लेक्चर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो मैंने अपनी पूरी की पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभा दी है। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका गोल्गी बॉडी का कुछ पार्ट था जो मैंने कल आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन किया था, बट वो नोट्स में नहीं लिखा था। स्टार्टिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैं कवर करूंगा। इसका एनसीईआरटी बूस्टर कवर करूंगा, लाइसोसोम पढ़ाऊंगा, वैक्यूल अभी नहीं पढ़ाऊंगा। वैक्यूल मैं आपको नेक्स्ट वीक में पढ़ाऊंगा। मैं लाइसोसोम के बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बूस्टर बताऊंगा, और गोल्गी बॉडी, ईआर और सेल मेम्ब्रेन के जो एनसीईआरटी के डायग्राम हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि बॉटनी के 2 लेक्चर कैंसिल हुए थे। एक ईद फेस्टिवल था और एक लोकसभा का इलेक्शन था। तो मुझे नेक्स्ट वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी क्योंकि मेरे 2 लेक्चर कैंसिल हुए थे। तो बच्चों, नेक्स्ट वीक में बॉटनी के 3 लेक्चर आने वाले हैं और नेक्स्ट वीक में सैटरडे में हम इस चैप्टर को क्वालिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं सारी की सारी एनसीईआरटी बूस्टर एक जगह पर कलेक्ट करूंगा और आपको 2 पार्ट में दूंगा, एक सॉल्व और एक अनसॉल्व। और इसके अलावा पूरे के पूरे उसके ऊपर हम 100 मिक्स क्वेश्चन करेंगे। सो गाइज, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार आप फटाफट यस सर लिख दीजिए। एक बार आप सभी लोग यस सर लिख दीजिए और हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। सभी का यस सर आना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है। स्पीड में यस सर आना चाहिए। चलिए, यस सर आ गया है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, गोल्गी बॉडी का ही कंटिन्यू चल रहा है, हमारा गोल्गी बॉडी कंटिन्यू चल रहा है। आप उसी में हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, ये आप हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। तो बच्चों, थ्योरेटिकल पार्ट है, वैसे मैंने एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर दिया था पूरा का पूरा। बच्चों, एक साहब थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी, जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। ईयर था 1898। इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर खोजा जिसको स्टेन करने के बाद वो काफी डेंस दिखता है, मतलब स्टेन को वो अच्छी तरीके से रिटेन करता है और काफी डार्क दिखता है, काफी कंजस्टेड दिखता है, काफी डेंस दिखता है। तो 1898 में इन्होंने डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और वो स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट होता है कहां पर? नियर न्यूक्लियस। और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोल्गी बॉडी। उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं गोल्गी बॉडी। तो बच्चों, यहां पर मैं आपका लिखूंगा, उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक। अब गोल्गी बॉडी किसका बना हुआ है? इन्होंने कहा गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने। अब ये जो सिस्टरने हैं, यहां पर अपना नोट्स आ गया है, ठीक। यहां अपन डायग्राम बना लेते हैं। तो गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने। तो जब आप सिस्टरने को देखते हो तो आपको इस तरीके से, यहां मैं नोट्स लिखूंगा, यहां डायग्राम, इस तरीके से आपको सिस्टरने दिखते हैं।
इस तरीके से आपको सिस्टरने दिखते हैं। तो सिस्टरने जो आपको दिख रहा है वो आपको कैसा दिख रहा है? फ्लैट दिख रहा है और एक डिस्क जैसा दिख रहा है। फ्लैट कह सकता हूं या मैं कहूं डिस्क लाइक। फ्लैट बोल सकता हूं या मैं बोल सकता हूं डिस्क लाइक। ठीक। और एक और वर्ड यूज किया है सैक लाइक। सैक लाइक का मतलब होता है पाउच। पाउच, ठीक है, पाउच, जैसे मेरी पॉकेट हो जाए, फूला फूला सा रहे, पाउच। ठीक है, तो ये आपका डिस्क लाइक है, आपका सैक लाइक है, और इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है। ये सारे सिस्टर ने एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर। और देखिए इस तरीके से है, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिकली, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिकली, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिकली। तो अरेंज कॉन्सेंट्रिकली, कहां अरेंज है? नियर न्यूक्लियस। कहां अरेंज है? नियर न्यूक्लियस। अरेंज कॉन्सेंट्रिकली, ठीक है, अरेंज कॉन्सेंट्रिकली कहां पर अरेंज है? नियर न्यूक्लियस। ठीक। सिस्टरने का अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो जो सिस्टरने है, सिस्टरने के डायमीटर की बात करूं तो आपका डायमीटर है बच्चों 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर, 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। दूसरा, अब सेल्स में काफी सारे गोल्गी बॉडी हैं, तो हर गोल्गी बॉडी के अंदर सिस्टरने का नंबर फिक्स नहीं होता। सिस्टरने का नंबर वेरी करता है। भाई किसी गोल्गी बॉडी में 5 सिस्टरने, किसी में 6, किसी में 7। तो गोल्गी बॉडी में सिस्टरने का नंबर वेरी करता है। तो जो सिस्टरने हैं, नंबर ऑफ सिस्टरने वेरी इन गोल्गी बॉडी, वेरी इन गोल्गी बॉडी, वेरी इन गोल्गी बॉडी। तो बच्चों ये पार्ट था जो हमारा रह गया था, हमने इसे क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर लिया। इसको हमने क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्टरने। बच्चों समझ में आया तो एक बार आप यस लिख दीजिए ताकि हम खेल को अब शुरू कर सकें। समझ में आया? इजी है, आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे, कल ही आपने पढ़ लिया था। ठीक है, आप अपने आप कर भी चुके होंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई, लेकिन मेरी भी अपनी कुछ दायित्व बनते हैं जो मुझे पूरे करने हैं। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया तो आप एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यहां पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब आप हेडिंग डालिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप हेडिंग डालिए लाइसोसोम। हेडिंग डालिए लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये हमने इसको बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक, अब हम यहां एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके। यहां डायग्राम आएगा और उस डायग्राम की लेबलिंग आएगी। यहां नोट्स लिखे जाएंगे। यहां डायग्राम और उसकी लेबलिंग है और यहां आप नोट्स लिखेंगे। ठीक, आपको आज की क्लास बहुत इजी लगेगी क्योंकि कल हमने बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ा है। तो लाइसोसोम देखते हैं। तो हम लाइसोसोम का पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने आपका लाइसोसोम का डायग्राम बनाया। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि भाई लाइसोसोम के अंदर कितनी मेम्ब्रेन है, लेबलिंग कर रहा हूं, लेबलिंग। भाई लाइसोसोम के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है,
लाइसोसोम किससे बने थे, लाइसोसोम किससे बने थे। यहां डायग्राम और उसकी लेबलिंग आएगी, यहां पर नोट्स लिखेंगे, ठीक है, यहां पर नोट्स लिखेंगे। तो यहां मैं नोट्स में पहला पॉइंट लिख रहा हूं कि लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग, formed by packaging in गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम को बनाने वाला प्रोटीन कौन प्रोवाइड करता है, लिख के बताइए। अभी ये हम पूरा डायग्राम वाला पार्ट है, कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। यहां डायग्राम वाला पार्ट आएगा, यहां लिखाई वाला पार्ट आएगा। बताओ जरा, लाइसोसोम को बनाने वाले प्रोटीन कौन देता है, लिख के बताइए। लाइसोसोम को बनाने वाले प्रोटीन कौन देता है, लिख के बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए। RER, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकता हूं RER प्रोवाइड प्रोटीन, और प्रोटीन को आप बोलते हैं एंजाइम्स, प्रोटीन को आप बोलते हैं एंजाइम्स। जहां भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप बिल्कुल चैट में आंसर देंगे। RER प्रोवाइड प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम्स फॉर लाइसोसोम फॉर्मेशन। आओ जरा अब डायग्राम वाले पार्ट में आइए। यहां नोट चलेंगे, यहां डायग्राम वाला पार्ट आएगा। अब लाइसोसोम के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए, ये आपके लाइसोसोम के अंदर, अगर मैं आपसे कहूं कि लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि सर लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन से एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो आपके हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। किसके डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में। किसके डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में। ठीक है सर, सर कौन कौन से एंजाइम्स हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। एंजाइम का नाम है कार्बोहाइड्रेजेस। यहां डायग्राम और उसकी लेबलिंग, यहां नोट्स। कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस। तो ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेजेस किसका डाइजेशन करेगा, लिख के बताओ, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीएजेस किसका डाइजेशन करेगा, लिख के बताओ, प्रोटीन का। लाइपेजेस किस फूड का डाइजेशन करेगा, लिख के बताओ, लिपिड का। तो गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन लाइसोसोम को बनाने वाले प्रोटीन और एंजाइम्स, प्रोटीन को ही आप बोलते हैं एंजाइम्स, लाइसोसोम्स के अंदर बनने वाले प्रोटीन और एंजाइम्स RER प्रोवाइड करता है। तो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बच्चों, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, इन्हीं एंजाइम्स को आप एक और नाम से जानते हैं। तो आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसका एक और नाम है, सर क्या नाम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक और नाम है जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनको काम करने के लिए वाटर चाहिए। ये एंजाइम वाटर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स
फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। इन एंजाइम्स को काम करने के लिए वाटर चाहिए, इसलिए इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। इसलिए इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। सर ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम किस मीडियम में वर्क करते हैं? एंजाइम्स वर्क इन ये एंजाइम किस मीडियम में काम करते हैं? वर्क इन एसिडिक मीडियम, जिसके लिए पीएच होनी चाहिए आपकी 5। तो बच्चों, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स को काम करने के लिए आपका वाटर चाहिए, वो एंजाइम्स को काम करने के लिए आपका वाटर चाहिए, इसलिए आप हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं, जिनका एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेसिस, प्रोटीएजेस, लाइपेसेस, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन करता है। बिल्कुल सही। और ये एंजाइम एक और चीज का डाइजेशन करते हैं। किसका डाइजेशन करते हैं? डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए, आरएनए आता है। ये आप बायोमोलिक्यूल में, जूलॉजी में पढ़ेंगे और क्लास 12th में जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों, तो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। आप हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब एसिडिक मीडियम में काम कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में काम कर रहे हैं, इसलिए आपने बोला एसिड। और काम करने के लिए पानी चाहिए, ये एंजाइम हाइड्रोलिटिक है, इसलिए आप इन सारे एंजाइम को मिलाकर बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेसिस। आप इन सारे एंजाइम्स को मिलाकर एक वर्ड यूज करते हैं, जिस वर्ड का नाम है एसिड हाइड्रोलेसिस। आप इन सारे एंजाइम्स को मिलाकर एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, जिसका नाम है एसिड हाइड्रोलेसिस। एसिड क्यों बोला? क्योंकि ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। हाइड्रोलेसिस मतलब ये आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। तो बच्चों, लाइसोसोम में आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिसमें एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेसिस, प्रोटीएसेस, लाइपेसेस है। ये एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, पीएच 5 होनी चाहिए। ये एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इनको काम करने के लिए वाटर चाहिए, इसलिए इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। इन सारे एंजाइम्स को मिलाकर आप एक वर्ड यूज करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। इतना ही एनसीईआरटी में है। अब मैं एक चीज बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बच्चों, जो मैं बोलूंगा वो आप नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे वो मैं यहां लिखूंगा। बच्चों, लाइसोसोम के काफी सारे टाइप्स होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम। सर क्या ये तीनों नाम हमें लिखने हैं? नहीं लिखने। क्या ये हमें पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने। तो सर बताया क्यों? अरे दीवाने, सुन तो ले। लाइसोसोम के काफी सारे टाइप्स हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम। सर क्या ये तीनों हमें पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने। सर इन तीनों का नाम कॉपी में लिखना है? नहीं लिखना। तो सर बताया क्यों? तू मुझे ये बता, जिस ऑर्गेनेल की एक से ज्यादा फॉर्म है, उस ऑर्गेनेल को, जिस ऑर्गेनेल की एक से ज्यादा फॉर्म है, उस ऑर्गेनेल को
तुम क्या लिखोगे, मोनोमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक, लिख के बताओ। ये वर्ड जो तुम लिखोगे यही कॉपी में लिखना है। लाइसोसोम मोनोमॉर्फिक ऑर्गेनिल है या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिल है। पॉली मतलब मोर देन वन, मॉर्फिक मतलब फॉर्म, पॉली मतलब मोर देन वन, मॉर्फिक मतलब फॉर्म। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लाइसोसोम कैसा ऑर्गेनिल है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिल, क्योंकि इसकी एक से ज्यादा टाइप्स हैं, इसकी एक से ज्यादा फॉर्म है। तो लाइसोसोम जो है आपका, नोट डाल के आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आप लिखेंगे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। लाइसोसोम कंप्लीट समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। लाइसोसोम कंप्लीट। गोल्गी बॉडी का एनसीईआरटी बूस्टर डिस्कस करना है, लाइसोसोम करना है, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम कंप्लीट, इसका ये वाला पार्ट पेंडिंग था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हमने ये वाला पार्ट कर लिया और हमने ये वाला पार्ट कर लिया। ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, और डायग्राम आपका बचा है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए। और अभी तो लास्ट में पूरा रिवीजन कराऊंगा, इसका रिवीजन लेक्चर भी आया करेगा जो पूरे साल हम लोग चलाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा आपको कितना मजा आएगा। फिर जब आपको कभी सेल रिवाइज करना होगा तो आप ये 5-5 मिनट की वीडियो चलाना बस। लेक्चर 1, लेक्चर 2 उनके भी प्रोवाइड करा दूंगा, सबकी 5-5 मिनट की वीडियो चलाना। ठीक है, पूरा का पूरा आपका 45 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, वो भी डिटेल में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। वैक्यूल में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि वैक्यूल को अगर मैं कराता तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट कर पाता, पर वो पूरा खत्म नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट करूंगा, काफी टाइम है, पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक, चलिए आज मैं आपको रिवीजन प्लानर दूंगा, कुछ अलग तरीके से दूंगा, कुछ चेंज करूंगा। ठीक है, आप उस तरीके से पढ़ेंगे, मतलब तरीका वही होगा L4, L5, L6, लेकिन किस तरीके से रिवीजन करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप L1, L2, L3, L4 को काफी बार पढ़ चुके हो। तो अब जब L1, L2, L3, L4 का रिवीजन करोगे तो किस तरीके से करोगे वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, चेंज करने का टाइम आ गया है, दवाई को चेंज करने का टाइम आ गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूं ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। यहां एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, यहां एक लाइन खींच दी आपने, यहां डायग्राम आएगा, यहां नोट्स आएंगे, यहां डायग्राम आएगा, यहां पर नोट्स आएंगे। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक लार्ज ऑर्गेनेल है, लार्ज ऑर्गेनेल है, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये तब तक नहीं दिखेगा पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ बॉटनी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक लार्ज ऑर्गेनेल है और ये माइक्रोस्कोप में तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप इसको किसी डाई के साथ स्टेन नहीं करते। आप अगर इसे माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हो तो पहले आपको इसको किसी डाई से स्टेन करना पड़ेगा, फिर ये माइक्रोस्कोप में दिखेगा। लार्ज ऑर्गेनेल नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप unless stain with dye।
मैं चाहूं तो आपको डाई का नाम भी लिखा सकता हूं, जैनस ग्रीन, बट एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए नहीं लिखा रहा। ठीक है, जब तक आप इसको डाई के साथ स्टेन नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप साइज, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है, अब ये जरूरी नहीं कि हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का शेप सेम होगा, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप साइज वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप साइज एंड नंबर वेरी इन डिफरेंट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप साइज नंबर अलग अलग सेल में आपका वेरी करता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप साइज नंबर अलग अलग सेल में आपका वेरी करता है। ठीक है, तो हम आपका माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनिल है? आपका लार्ज ऑर्गेनिल है, जो माइक्रोस्कोप में तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप इसको स्टेन नहीं करते डाई से। शेप साइज नंबर इसका वेरी करता है डिफरेंट सेल में। ये कुछ स्टूडेंट लैग लिख रहे हैं, तो मेरे एंड पे तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आप एक बार सभी लोग नो लैग लिख दीजिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट लैग लिख रहे हैं, तो मेरे यहां तो कोई इशू नहीं है, और मैं सामने स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूं, कहीं पर कोई मुझे तो लैग नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लैग नहीं है तो आप एक बार नो लैग लिख दीजिए। सभी लोग एक स्पीड में नो लैग लिख दीजिए। हाँ, क्योंकि होगा तो मैं खुद ही बता देता, अभी तो मेरे को तो एवरीथिंग इज फाइन एट माय एंड। हाँ, नो लैग, ठीक है। चलिए, तो शेप साइज नंबर वेरी इन डिफरेंट सेल। ठीक, शेप साइज नंबर वेरी इन डिफरेंट सेल, शेप साइज नंबर वेरी इन डिफरेंट सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिजियोलॉजी ऑफ सेल या फिर फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। आप खुद सोचिए कि चिड़िया है, चिड़िया की फ्लाइट मसल्स है, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड, तो उसको कितनी तेज तेज अपने पंखों को हिलाना है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब एटीपी, और एटीपी की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ऑर्गेनिज्म या फिर सेल की फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। आप मुझे बताइए, एक सीड है जो जर्मिनेट नहीं कर रहा और एक सीड है जो जर्मिनेट कर रहा है, तो किस सीड में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? किस सीड में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा? नॉन जर्मिनेटिंग सीड या फिर जर्मिनेटिंग सीड? खुद सोच के बताइए, किसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? नॉन जर्मिनेटिंग सीड या फिर जर्मिनेटिंग सीड? लिख के बताइए। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किसी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी या किसी सेल की फिजियोलॉजी, उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक, किसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजी ऑफ सेल। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप यहां नोट डाल लीजिए, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको इसका मतलब समझ में आए कि भैया एक सीड है जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड, और दूसरा है नॉन जर्मिनेटिंग सीड।
नॉन जर्मिनेटिंग सीड। तो भैया जर्मिनेटिंग सीड की खुराक एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात करता हूं तो यहां पर नंबर आपके ज्यादा मिलेंगे और यहां पर नंबर आपके कम मिलेंगे। ठीक, इसकी लेंथ भी लिखी है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। हम उसके बारे में भी आपसे बात कर लेंगे। इसका एवरेज डायमीटर भी दिया हुआ है 0.5। तो अगर मैं आपकी लेंथ की बात करता हूं, चलो वो बात करेंगे अभी। 1 से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब हे माइटोकॉन्ड्रिया, आपके पास कितनी मेम्ब्रेन है? आपके पास 2 मेम्ब्रेन है। कितनी मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिल थे, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम 3 पढ़ चुके हैं, वैक्यूल अभी नहीं पढ़ा है। ईआर, गोल्गी, लाइसो, वैक्यूल चारों में एक ही मेम्ब्रेन होती है। ईआर सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, वैक्यूल पढ़ा नहीं बट उसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है डबल मेम्ब्रेन। चलिए अब यहां आएगा आपका डायग्राम। यहां आएगा डायग्राम। डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से डायग्राम को समझिएगा। मैं आपका डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से डायग्राम को समझिएगा। ठीक है, तो आइए जरा एक बार हम डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में एक काम करता हूं। यहां आपका था डबल मेम्ब्रेन, यहां था आपका डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम डायग्राम को समझेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं एक काम करता हूं, डायग्राम इसी स्लाइड पे बनाऊं या दूसरी स्लाइड पे बनाऊं, क्योंकि मुझे ये डायग्राम चाहिए होगा। दूसरी स्लाइड बनाता हूं। बच्चों, मैं यहां डायग्राम नहीं बनाना चाह रहा हूं, मैं दूसरे पेज पे डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, आपके पास जगह है, आप, क्योंकि मैं अगले पे बनाऊंगा, यहां मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा डायग्राम छोटा बनेगा, हौच पौच हो सकता है। तो ये हमने लिखा है। अब हम चलते हैं अगले उस पे, अगले उस पे चलते हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये रहा आपका 2 पार्ट में। यहां आप डायग्राम बनाएंगे, यहां आप डायग्राम बनाएंगे और यहां आप नोट्स लिखेंगे। ठीक है, डायग्राम और आपका नोट्स। ठीक है, तो यहां आप डायग्राम बनाएंगे, यहां आप नोट्स लिखेंगे। आपकी मर्जी है, आप कॉपी को सीधा रखिए या उसको ऐसे लेटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पोर्शन में मैं डायग्राम बनाऊंगा, इस पोर्शन में मैं लिखूंगा। ठीक है, आइए तो हम डायग्राम की बात कर लेते हैं। हम डायग्राम की बात करेंगे। ये जो मैंने बनाया है बाहर की तरफ, ये अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे ये है आपका ओ एम। ओ एम, अब ओ एम क्या है अभी आपको बता दूंगा। ओ एम, ये आपका ओ एम है। ठीक है सर, ये हमारा ओ एम है। तो ओ एम क्या है वो मैं बता देता हूं। ओ एम का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन। ओ एम का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन। अभी यहां कुछ मत लिखना, पहले मुझे लिखने दो, पहले मुझे लिखने दो, अभी कुछ मत लिखना। और यहां आप लिखेंगे इनर मेम्ब्रेन। अभी रुक जाना, 2 मिनट वेट कर लेना, ऐसी हड़बड़ी नहीं है, 2 मिनट वेट कर लेना। ठीक है, ये आपकी यहां पे मैंने लाइन खींची है, इसको उठा के थोड़ा सा मैंने यहां लिखा और उसके बाद मैंने आपकी यहां पर एक लाइन खींची है और फिर मैंने आपकी यहां पे लाइन खींची है और यहां मैंने आपका लिख दिया है कैरेक्टर। ठीक है, जब मैं आपको कहूं रुक जाओ तो थोड़ा पेशेंस रखिए। जरूरी नहीं कि सर ने लिखा हम भी पीछे पीछे लिख देते हैं एकदम से, नहीं, रुकिए, प्लान करना पड़ता है। सुना कीजिए, मैं आपको 1-2 मिनट लिखने के लिए दे दूंगा। ठीक है,
देखिए अब यहां कोई चेंज नहीं होगा, यहां कैरेक्टर लिखूंगा, फिर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंशिएट करूंगा, यहां लिखेंगे, यहां डायग्राम आएगा। ठीक, तो रुका कीजिए, एकदम मेरे पीछे पीछे मत कूद जाया कीजिए। ठीक है, आइए। OM का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन, OM का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद अंदर की तरफ आपको जो मैं येलो से बना रहा हूं वो है आपकी इनर मेम्ब्रेन, वो है आपकी इनर मेम्ब्रेन। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर देंगे। कौन सी ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन, इसका नाम है आपका इनर मेम्ब्रेन। बताइए कौन सी मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग लेयर है, लिख के बताइए। OM या फिर IM, ओम या फिर इम, कौन सी इन दोनों में डीलिमिटिंग लेयर है? मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में, जब स्टार्टिंग में बताया था कि डीलिमिटिंग लेयर कौन सी होती है, डीलिमिटिंग लेयर सबसे बाहर वाली होती है। तो कौन सी इसमें डीलिमिटिंग लेयर है, लिख के बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहला कैरेक्टर क्या गया? पहला कैरेक्टर गया डीलिमिटिंग लेयर। बताइए जरा, डीलिमिटिंग लेयर कौन है? आउटर मेम्ब्रेन है। डीलिमिटिंग लेयर आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन नहीं है। पहला डिफरेंस हो गया। चलिए दूसरी चीज मुझे आप बताइए, दूसरी चीज आप मुझे बताइएगा। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें आपके पोरिन्स प्रोटीन होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में आपके पोरिन्स प्रोटीन होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में आपके पोरिन्स प्रोटीन होते हैं। याद करिए, पोरिन्स प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते थे। पोरिन्स प्रोटीन याद करिए, चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, पोरिन्स प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। वहां सेल मेम्ब्रेन थी, यहां माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। वहां सेल मेम्ब्रेन थी, यहां माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। पोरिन्स प्रोटीन जो चैनल प्रोटीन थे वहां सेल मेम्ब्रेन में थे, यहां माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में है। और पोरिन्स प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। लिख के बताइए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में मोर परमिएबल कौन होगी? कौन सी मेम्ब्रेन इजिली अंदर सामान को आने देगी? कौन सी मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट इजिली होगा? कौन सी मेम्ब्रेन किसी चीज को अंदर आने इजिली देगी? कौन सी मेम्ब्रेन अंदर आने इजिली देगी? कौन सी मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर आने इजिली देगी? आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स हैं, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं पोरिन्स प्रोटीन कहां है? पोरिन्स प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन में है, इनर मेम्ब्रेन में नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें ज्यादा परमिएबल कौन है, ये है क्वेश्चन नीट का इस साल, नीट 2025 में आया था। कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है? आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। यह पूछा गया था। रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन है पोरिन्स प्रोटीन। ये रीजन नहीं पूछा गया है, वहां लिखा है कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है एज कंपेयर टू इनर। रीजन क्या है? रीजन है पोरिन्स प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन बीच बीच में इन्वेजिनेट हो चुकी है।
इनर मेम्ब्रेन बीच बीच में इन्वेजिनेट हो चुकी है, अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी है, अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी है, और इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे। इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी है, इनर मेम्ब्रेन। अच्छा 2024 एक्चुअली तुम्हारा बैच यहां पे जब हम लगाते हैं ना तो अर्जुना नीट 2025 आता है, तो वो दिमाग में आ गया। ठीक है, हाँ हाँ आ जाओ। गलती 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 ठीक है, उम्र भी तो हो गई है, अब बुढ़ापा भी तो आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों 2024, ठीक है 2000, अभी अभी पता चला कि 2024 वो बैच लगाते हैं ना, तो अर्जुना नीट 2025 लगाते हैं, तो उस वजह से ना वो दिमाग में वो आ गया होगा। मोर परमिएबल, लेस परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गई और इन फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे। तो आप मुझे बताइए लिख के हंस रहे हो, मैं पूरा मजा ले रहे हो, पूरा मजा ले रहे हो, सीरियस। मैं नहीं हंस रहा तो तुम भी नहीं हंसोगे भी, ठीक है। कौन सी मेम्ब्रेन क्रिस्टे बनाएगी, आउटर या इनर? लिख के बताइए कौन सी मेम्ब्रेन क्रिस्टे बनाएगी। अरे दीवाने यहां लिख, कौन सी मेम्ब्रेन क्रिस्टे बनाएगी। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया क्रिस्टे कौन बनाती है, क्रिस्टे कौन बनाती है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं बनाती, क्रिस्टे बनाती है इनर मेम्ब्रेन। और क्रिस्टे क्या है, क्रिस्टे है इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब आप मुझे बताइए कि क्रिस्टे बनाने की वजह से मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? क्रिस्टे की वजह से मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? बताइए सर, क्रिस्टे की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर में कौन सी मेम्ब्रेन है जो कॉन्टिन्यूअस है? बताओ, जो बीच बीच में क्रिस्टल नहीं बनाती, बीच बीच में क्रिस्टल नहीं बनाती। इनमें से एक मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस है। जो बेचारी सीधी चलती आ रही है, इस तरीके से चल रही है, बीच में कहीं भी फोल्ड नहीं हो रही, वो मेम्ब्रेन होगी कॉन्टिन्यूअस। और जो मेम्ब्रेन बीच बीच में क्रिस्टल बनाती है, वो मेम्ब्रेन होगी आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। आउटर मेम्ब्रेन में अलग एंजाइम मिलेंगे, इनर मेम्ब्रेन में अलग एंजाइम्स मिलेंगे। दोनों के एंजाइम्स अलग अलग हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के एंजाइम अलग हैं। आप नोट डालिए, टेबल से बाहर निकलिए, टेबल से बाहर निकलिए और नोट डालिए, टेबल से बाहर निकलिए और नोट डालिए। क्या नोट डालना था? बोथ मेम्ब्रेन हैव different enzyme, both membrane have different enzyme, both membrane have different enzyme। आउटर के एंजाइम अलग हैं, इनर के एंजाइम अलग हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितना भी स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितना भी स्पेस है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको
इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आपको जो स्पेस दिख रहा है उस स्पेस को बोलते हैं मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आपको जो स्पेस दिखा उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो स्पेस दिखा उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और सर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी जगह है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी जगह है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी जगह है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसी स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। उस स्पेस को बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इनर मेम्ब्रेन से अंदर मैट्रिक्स, बाहर स्पेस। अंदर मैट्रिक्स, बाहर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के भाई ये दीवार है। ये क्या है? दीवार है। इस दीवार का नाम है इनर मेम्ब्रेन। दीवार से इस तरफ शिवानी रहती है और दीवार से इस तरफ मानसी रहती है। ठीक, यहां शिवानी का घर है, यहां मानसी का घर है, बीच में है दीवार। दीवार का नाम है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ शिवानी है, इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ मानसी है। इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ शिवानी है और बाहर की तरफ मानसी है। बच्चों, जब लेक्चर कंप्लीट होता है तो मैंने देखा है बच्चे अननेसेसरी चैट करते हैं ऐप में। कोई किसी का नंबर मांगता है, कोई किसी की टेलीग्राम आईडी मांगता है, कोई किसी की इंस्टा आईडी मांगता है, कोई किसी से प्यार कर रहा है, कोई किसी से शादी करना चाहता है। इस तरह की वहां पर बात होती है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी या आप मुझे अच्छे लगने लगे। क्यों? ना तुम जानो ना हम। तो ये जो इस तरह के जो असामाजिक तत्व वहां पर मैसेज कर रहे हैं, इनको अब हम इनके चैट ऑप्शन को ब्लॉक करने वाले हैं। तो आज से यह काम शुरू किया जाएगा। जब यह लेक्चर कंप्लीट होगा मैं रात में जाऊंगा और उनके नाम इकट्ठे करूंगा जो इस तरह की बातें करते हैं, और फिर उनके नाम हम बैच मैनेजर सर और मैम को देंगे और इनके चैट सेक्शन हम ब्लॉक करेंगे। एक बार चैट सेक्शन ब्लॉक हो गया तो बेटा 2 साल तक कितने भी मेल करना कभी भी नहीं खुलेगा। फिर आप जेन्युइन डाउट भी नहीं पूछ पाओगे। और जिन जिन को हम ब्लॉक करेंगे इनकी लिस्ट मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर भी करूंगा। इसलिए डिसिप्लिन में रहिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। कुछ चीजें हैं जो आप बाद के लिए छोड़ दीजिए, इसी में समझ संसार की भलाई है। इनफ ऑफ टॉक, लेट्स कंटिन्यू। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में जगह 2 जगह पर है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ही जगह है, एक है मैट्रिक्स और एक है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ल्यूमेन 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है। माइटोकॉन्ड्रिया का ल्यूमेन 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है। माइटोकॉन्ड्रिया का ल्यूमेन 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है। अब आप मुझे बताओ, एक कंपार्टमेंट का नाम है मैट्रिक्स, एक कंपार्टमेंट का नाम है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। लिख के बताओ इन दोनों में इनर कंपार्टमेंट कौन सा है। लिख के बताइए इन दोनों में इनर कंपार्टमेंट कौन सा है। मैट्रिक्स और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आप किसको इनर कंपार्टमेंट बोलेंगे? लिख के बताइए, अभी पता चल जाएगा। बताइए किसको बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट? बताइए बताइए।
किसको आप इनर कंपार्टमेंट बोलेंगे? बिल्कुल सही, जो अंदर की तरफ है मैट्रिक्स को आप इनर कंपार्टमेंट बोलेंगे, बिल्कुल सही। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ल्यूमेन है वो डिवाइड हो चुका है दो कंपार्टमेंट में, और इन दो कंपार्टमेंट को बनाने वाली लेयर कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? लिख के बताओ, कौन सी मेम्ब्रेन ने माइटोकॉन्ड्रिया को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया? आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? लिख के बताओ, लिख के बताओ, किसने माइटोकॉन्ड्रिया को दो पार्ट में डिवाइड किया? लिख के बताओ, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? किसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो कंपार्टमेंट बनाए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बच्चों, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आपका आउटर कंपार्टमेंट है, आउटर कंपार्टमेंट है, और मैट्रिक्स आपका इनर कंपार्टमेंट है। तो आपका जो ल्यूमेन है और इन कंपार्टमेंट के अंदर एक्वस फ्लूइड भरा हुआ है, इन कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो दो कंपार्टमेंट हो गए, इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, एंड दीज कंपार्टमेंट formed due to these कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट हो गए, these कंपार्टमेंट ड्यू टू, किसकी वजह से है? ये कंपार्टमेंट आपका इनर मेम्ब्रेन की वजह से है, ये कंपार्टमेंट आपका इनर मेम्ब्रेन की वजह से है। तो ये आपको यहां तक समझ में आया, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस, ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस, ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया में जितना भी स्पेस है वो दो पार्ट में बट गया है, एक वो स्पेस जिसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं, एक वो स्पेस जिसको आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। तो जो ल्यूमेन है वो दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया है। ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस, ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस। आपने एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट में एक कमरा था, उस कमरे में जो जगह है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, उसको स्पेस बोल रहे हैं। आपने बीच में लकड़ी लगा दी, पार्टीशन कर दिया, ठीक, तो स्पेस दो पार्ट में बट गया, लकड़ी के इस तरफ भी स्पेस है, लकड़ी के उस तरफ भी स्पेस है, ठीक। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे सर? अब हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे, ठीक। यहां हम फिर से छोटा डायग्राम बनाएंगे, वही माइटोकॉन्ड्रिया फिर से बनाएंगे, और यहां नोट्स लिखेंगे, यहां डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, वही वाला डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है। नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी 3 क्लास आएंगी। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो आपका सॉसेज, मतलब सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। जैसे मीट का शेप होता है, मीट का शेप होता है, मीट का, ठीक है, उसको सॉसेज बोलते हैं, उसी को मैं बोल रहा हूं सिलेंड्रिकल शेप। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया फिजन करता है, बाइनरी फिजन। यू हर्ड अबाउट दिस गाय, बाइनरी फिजन। एक पेरेंट सेल दो में डिवाइड हो जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक से दो बनता है, दो से चार बनता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है, इसको फिजन बोलते हैं, इसको फिजन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, एक से दो बन जाना,
एक से आपका क्या बन जाना, एक से आपका दो बन जाना, डिवाइड बाय फिशन। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ध्यान से समझना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो रीजन था जिसको आप मैट्रिक्स बोल रहे थे, जिसको आप मैट्रिक्स बोल रहे थे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका एक रीजन है जिसको आप मैट्रिक्स बोल रहे हो। क्या बोल रहे थे? मैट्रिक्स। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक होमोजिनस, सारा का सारा एक जैसा है, होमोजिनस सब्सटेंस है जो किससे कवर्ड है? जो आपका कवर्ड है, जो आपका कवर्ड है। देखो भूत लिखने लगे, अरे दीवाने बड़ा हो जा थोड़ा सा लाइट चली गई थी तो इन्वर्टर पे लगा हुआ है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक होमोजेनस सब्सटेंस है जो कवर्ड है किससे? इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो ये जो अंदर का रीजन है, होमोजेनस का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, एक जैसा होमोजेनस सब्सटेंस है जो कवर्ड है किससे? इनर मेम्ब्रेन से। और इसके अंदर क्या मिलता है? मैट्रिक्स के अंदर आपका मिलता है एक, एक मतलब सिंगल, दो स्ट्रैंड वाला, एक दो स्ट्रैंड वाला, डबल स्ट्रैंडेड। ये देखिए इसके अंदर आपका मिलेगा एक दो स्ट्रैंड वाला, एक दो स्ट्रैंड वाला डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक, और इसके अंदर मिलेंगे, मैट्रिक्स के अंदर मिलेंगे कुछ आरएनए, कुछ आरएनए, और मैट्रिक्स के अंदर मिलेगा 70S राइबोसोम। मैट्रिक्स के अंदर मिलेगा 70S राइबोसोम। ये रहा आपका 70S राइबोसोम। ये क्या है? ये 70S राइबोसोम है। ये क्या है? ये आपका डीएनए है। ये आपका डीएनए है। ठीक है, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए से एक चीज बनाता है जिसको बोलते हैं आरएनए। और ये आरएनए किसकी सिंथेसिस करता है? प्रोटीन। किसकी हेल्प से? राइबोसोम की हेल्प से। कौन सा राइबोसोम? 70S। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में जो डीएनए है वो डीएनए बनाएगा आरएनए, और वो आरएनए बनाएंगे प्रोटीन। और वो प्रोटीन किसकी हेल्प से बनाएंगे? अपने राइबोसोम की हेल्प से। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए से आरएनए बनाएगा, और इन आरएनए से आपके बनेंगे प्रोटीन। इन आरएनए से आपके बनेंगे प्रोटीन। ब्लॉक अनुष्का, ठीक है, क्लास के बाद इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं, चैट ब्लॉक करेंगे। सब्सक्रिप्शन तब करेंगे जब ये कानून अपने हाथ में लेगी। खैर छोड़िए, बहुत काम है। ठीक है, अनुष्का को गॉड ब्लेस यू बोलो और आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है डीएनए, उस डीएनए से बनेगा आरएनए, उस आरएनए से बनते हैं प्रोटीन। ये क्लास 12 का टॉपिक है। ये पूरा का पूरा क्लास 12 का टॉपिक है। इसको जेनेटिक्स बोलते हैं, इसको जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना, ये अपने डीएनए से बनाएगा आरएनए, और वो आरएनए से बनता है प्रोटीन। किसकी हेल्प से? 70S राइबोसोम की हेल्प से। ये क्लास 12 का टॉपिक है, जेनेटिक्स बोलते हैं। यहां इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपने डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बना रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्योंकि ये अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है थ्रू आरएनए। ये अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है थ्रू आरएनए। अंदर राइबोसोम है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पर जो क्रिस्टे है, इस क्रिस्टे पर इस तरीके से लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर, क्रिस्टे पर लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टे पर लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर का नाम है F1 F0 पार्टिकल। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजोम, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। तो क्रिस्टे पर आपके लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर हैं, लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर है आपके क्रिस्टे पर, लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर है आपके सॉरी लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर है आपके क्रिस्टे पर। इनको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजोम, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसी को बोलते हैं एटीपी सिंथेज एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम। सर इसका क्या फंक्शन है? अभी बताऊंगा इसका फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कुछ लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं, जिनको ऑक्सीजोम बोलते हैं, जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, जिनको एटीपी सिंथेज एंजाइम बोलते हैं। अब मैं इसको अलग से बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो बच्चों अगला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा F1 F0 पार्टिकल। तो मैं आपका डायग्राम बना लेता हूं। ये मैंने आपका इसका डायग्राम बनाया, ये और ये और ये और ये करके दिखाओ। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बना लिया, एक लट्टू मैं यहां से उठा के ले आया। तो ये क्या है? ये है आपका हेड, ये है हेड। और ये जो रेड रेड है, ये जो रेड रेड है नीचे की तरफ, ये है आपका बेस। हेड को बोलते हैं F1 सब यूनिट और बेस को बोलते हैं F0 सब यूनिट। हेड ये रेड रेड है, बेस, हेड रेड रेड है, बेस, और बीच में है डंडा, डंडे को बोलते हैं स्टॉक। ये गोला है हेड, ये जो व्हाइट व्हाइट लाइन है ये है स्टॉक, और जो ये क्रिस्टे के ऊपर रखा हुआ है टिका के ये है बेस। ये गोला है हेड, ये व्हाइट वाला डंडा है स्टॉक, और ये जो क्रिस्टे पे नीचे इसका क्या है
बेस है। हेड को बोलते हैं F1 सब यूनिट, बेस को बोलते हैं F0 सब यूनिट। हेड को बोलते हैं F1 सब यूनिट, बेस को बोलते हैं F0 सब यूनिट, पूरे को बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल, पूरे को बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीजोम, और इसी को बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका हेल्प करता है, ये स्ट्रक्चर आपका हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है सर? ये स्ट्रक्चर आपका हेल्प्स इन, इसी स्ट्रक्चर पर ये स्ट्रक्चर आपका हेल्प करता है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस, ये स्ट्रक्चर आपका हेल्प करता है एटीपी सिंथेसिस में। तो कौन सा स्ट्रक्चर है, लिख के बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर है जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है? और एटीपी सिंथेसिस कब होती है? जब आपका रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। हम हमारी बातें कर रहे हैं, तो हम अपनी बातें कर रहे हैं, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो बच्चों, रेस्पिरेशन में एटीपी की सिंथेसिस होती है, और एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं F1 F0 पार्टिकल, और ये प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टे पर। क्रिस्टे पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो कौन सा ऑर्गेनेल है जहां रेस्पिरेशन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ रेस्पिरेशन, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन यूकैरियोट। बताओ प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन कहां था? बताइए प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन कहां था? लिख के बताइए, प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन कहां था? लिख के बताइए, प्रोकैरियोट में आपका रेस्पिरेशन कहां था? आप लिख के बताइए, प्रोकैरियोट में आपका रेस्पिरेशन कहां था? आप लिख के बताइए। प्रोकैरियोट में था मीजोजोम में। अरे दीवाने, क्रोमेटोफोर में थोड़ी ना था, मीजोजोम में था। तो मैं फिर से बताता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को क्रिस्टे बोलते हैं, और क्रिस्टे पे लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको F1 F0 पार्टिकल, ऑक्सीजोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, एटीपी सिंथेस एंजाइम्स बोलते हैं। इसकी दो सब यूनिट होती है, एक हेड जो मैट्रिक्स की तरफ है, और बेस जो क्रिस्टे पर अटैच है, और बीच में है स्टॉक। ये स्ट्रक्चर एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे करता है ये पढ़ाया जाएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट क्लास 11th के चैप्टर में, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वहां पढ़ाया जाएगा, यहां नहीं पढ़ाया जाता। यहां आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, यहां नहीं पढ़ाया जाता, यहां आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये स्ट्रक्चर एटीपी में कैसे हेल्प करता है वो हम जानेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट में, और ये इक्वेशन जानेंगे क्लास 12th के जेनेटिक्स में। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए, ये आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। बच्चों, हम सभी टीचर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेक्चर बनाना, मेरी एक लेक्चर की प्रिपरेशन में 4 से 5 घंटे लगते हैं। उसके अंदर पहली चीज होती है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट तैयार करने में मुझे 10 मिनट लगता है। कंटेंट को किस तरीके से, किस सीक्वेंस में डिलीवर करना है, ये प्लान करने में मुझे 30 मिनट्स लगते हैं, ठीक। हैंड रिटन नोट्स बनाने में आपके मुझे 1 घंटा से 1.5 घंटा लग जाता है, जो आपको मैं A4 शीट में देता हूं। एनसीईआरटी बूस्टर बनाने में मुझे 1 घंटा लग जाता है, ठीक।
रिवीजन लेक्चर देने में भले ही 6 मिनट लगते हैं, लेकिन कमरे में आना, एसी चालू करना, सिस्टम चालू करना, पीपीटी लगाना, ये सारा काम 20 मिनट का लेता है, क्योंकि कम चालू करने के बाद बंद भी करना है। डीपीपी का एक डीपीपी के सॉल्यूशन में भले ही 6 से 7 मिनट लगते हो, लेकिन तैयारी करने में पीपीटी लगाना बंद करना 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो आपके एक लेक्चर के लिए मेरा 6 घंटा, 5 से 6 घंटा लगता है, और मुझे फक्र है कि मैं इतना टाइम लगाकर एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता हूं और कहीं पर कोई कमी नहीं रखता। तो मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए, और ये मैं कोई एहसान नहीं करता हूं, इसी चीज के लिए पीडब्ल्यू ने मुझे हायर किया है, और इसी चीज के लिए आपने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया है। आपने अच्छा पढ़ने के लिए और अच्छा कंटेंट लेने के लिए ही फीस दी है। तो हम ये काम आपके लिए कर रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी है। बट एक गुरु दक्षिणा जो है कि आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमसे भी ज्यादा मेहनत करिए, ठीक है, और अच्छा स्कोर करिए, 2 साल तक पढ़ाई करिए, कहीं पे भी डाइवर्ट मत होइएगा। ठीक, चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं जो चीज लिखूंगा उसको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि वो चीज रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाई जाएगी, यहां नहीं पढ़ाई जाएगी। वो चीज यहां नहीं पढ़ाई जाएगी, वो रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाई जाएगी। तो जो चीज मैं यहां लिखूंगा उसको डायरेक्ट याद करना, उसको डायरेक्ट याद करना, उसको आई विल एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 11th के चैप्टर में। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। सर क्या है जिसको डायरेक्ट अभी याद रखना है? बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या तुमने मैट्रिक्स देखा? देखा। क्या तुमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन देखा? देखा। दोनों देखा। बेटा, मैट्रिक्स के अंदर एक साइकिल होती है, उस साइकिल को बोलते हैं क्रैब साइकिल, और इनर मेम्ब्रेन में एक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं ईटीसी, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सर मुझे क्या याद रखना है? जब तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़ाते तब तक मुझे क्या याद रखना है? तुझे ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइट इनर मेम्ब्रेन है, क्रैब साइकिल की साइट मैट्रिक्स है, और इन दोनों साइकिल्स में, इन दोनों प्रोसेस में आपकी होती है एटीपी की सिंथेसिस। ये आपको याद रखना है। मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है, इनर मेम्ब्रेन में ईटीसी होती है, इन दोनों प्रोसेस में एटीपी बनते हैं, और यही चैप्टर में पढ़ाया जाएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट में। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में यही आप पढ़ेंगे, 7 लेक्चर लगा के, 7 लेक्चर लगा के यही चीज आप पढ़ेंगे। ये आप डायरेक्ट याद रखना, ठीक, क्योंकि आप हो सकता है क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है, ये क्वेश्चन रेस्पिरेशन इन प्लांट का है, ठीक है। चलिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट हो चुके हैं, सिर्फ डायमीटर आपका बचा हुआ है, ठीक है। एवरेज डायमीटर 0.5 है, लेंथ आपकी 1 से 4.1 है, ठीक। अब हम आते हैं, हमने आपका क्या क्या कंप्लीट किया? हमने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर लिया। एनसीईआरटी बची है गोल्गी बॉडी की, इनका एनसीईआरटी और डायग्राम बचे हैं इनके। चलिए जरा, अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले गोल्गी बॉडी का एनसीईआरटी बूस्टर डिस्कस करेंगे। किसका एनसीईआरटी बूस्टर डिस्कस करेंगे? गोल्गी बॉडी का एनसीईआरटी। 10 लाइटें जल गई हैं, 5 बंद कर लेते हैं, बिल ज्यादा आएगा। भाई परिवार की जिम्मेदारी भी तो है हम पे, ठीक है। अरे इसलिए बंद नहीं किया, 10 से बहुत लाइट आती है आंखों पे, ठीक है। हाँ
चलिए अब पहले हम गोल्गी बॉडी का एनसीईआरटी बूस्टर करते हैं। बताइए क्या आंसर जाएगा। हे पोल, आओ अब हम आपको देते हैं टाइम, यहां पर 45 सेकेंड का टाइम देते हैं। ठीक, 45 सेकेंड का टाइम देते हैं। चलिए, it is important site of formation of glycoprotein and glycolipid. It produce cellular energy. It modify the protein synthesis by ribosome on ER. It facilitate the transport of iron. It provide mechanical support. बताइए कौन से दो स्टेटमेंट आपके सही हैं? कौन से दो स्टेटमेंट आपके सही हैं? आप यहां पर आंसर दीजिएगा। जल्दी से हो जा, जल्दी से हो जा। माहिन माहिन बेर पटेल बोल रहा है कंगन। अंजलि, मां 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 समझ जाएगी देव, मां। तो इसका आंसर आपका जाएगा 77.17। मनप्रीत, क्या बात है, कल भी आप फर्स्ट आए थे। वैभव, तेजस, ठीक है, और बाकी सभी लोगों को बधाई। ठीक है, आयुध, अर्पण, सारंग, ठीक है, आयुध भैया का चेला अरे गजब, ये तो हमारे आयुध सर हैं, फिजिक्स के फैकल्टी है ना, हमारे आयुध सर हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं के नाम पर है ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये हम इसको बंद कर देते हैं। आपका आंसर जाएगा ए एंड सी। आपका आंसर जाएगा ए एंड सी। अभी आपका ये जो बी स्टेटमेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके। ये साइटोस्केलेटन के लिए है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन में बहुत चीजें जा सकती हैं, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जा सकती है। तो आपका आंसर जाएगा ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी। मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बताइए क्या आंसर जाएगा, बताइए क्या आंसर जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका जो आंसर आपका जाएगा वो आपका जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गोल्गी बॉडी के मुझे लगता है क्या मुझसे कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं शायद। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी के क्या क्वेश्चंस मुझसे, अच्छा कल हमने गोल्गी बॉडी के क्वेश्चंस नहीं किए थे बच्चों, कल हमने गोल्गी बॉडी के क्वेश्चंस नहीं किए थे। हमने गोल्गी बॉडी की एनसीईआरटी की थी, हमने गोल्गी बॉडी की एनसीईआरटी की थी, बट हमने गोल्गी बॉडी के क्वेश्चंस नहीं किए थे। हमने गोल्गी बॉडी के क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है, हमने गोल्गी बॉडी के क्वेश्चंस नहीं किए थे, हमने गोल्गी बॉडी की एनसीईआरटी की थी। आ जाओ, आ जाओ जरा, ठीक है फटाफट। हाँ, उसका आंसर एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। ठीक है, कैमिलो गोल्गी, बताइए क्या आंसर जाएगा। कैमिलो गोल्गी 1888 नहीं होगा, आपका होगा 1898। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। गोल्गी बॉडी फ्लैट है, डिश शेप है, सिस्टर्न ने डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर पैरेलल टू ईच अदर, ये आपका सही है। नंबर ऑफ गोल्गी बॉडी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ गोल्गी बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है,
नंबर ऑफ गोल्गी बॉडी इज कांस्टेंट, नहीं ये गोल्गी बॉडी नहीं था, ये नंबर ऑफ सिस्टर्ने था और कांस्टेंट की जगह जाएगा वेरी। ये गलत हो गया, ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकता। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, सभी की स्पीड आनी चाहिए, सभी की स्पीड आनी चाहिए, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। ठीक, चलिए, गोल्गी सिस्टर ने अरेंज कॉन्सेंट्रिकली नियर द न्यूक्लियस विथ सिस और कॉन्वेक्स और मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग नहीं, ये है फॉर्मिंग। ट्रांसकॉन्केव, फॉर्मिंग नहीं, फॉर्मिंग की जगह है मैच्योरिंग। पहला गलत हो गया। बोथ फेस आर डिफरेंट बट नॉट इंटरकनेक्टेड, बट इंटरकनेक्टेड, ये भी गलत हो गया। बोथ फेस आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करिए, बहुत बढ़िया। गोल्गी बॉडी इज इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईआर, एसेशन वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। क्यों है गोल्गी बॉडी ईआर के क्लोज एसोसिएशन क्यों है? कोई भी मटेरियल जो पैक होगा इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल, उस वेसिकल का नाम था ट्रांसपोर्ट वेसिकल, और वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल ईआर से चलेगा और वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूज हो जाएगा सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी पर, और उसके बाद वहां से सामान सिस्टर्ने पे आएंगे, सिस्टर्ने से सामान सिक्रीटरी वेसिकल में जाएंगे, और सिक्रीटरी वेसिकल आपका कहां होता है? सिक्रीटरी वेसिकल आपका मैच्योरिंग फेस पे होता है। बहुत बढ़िया, तो रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसी पे एक और क्वेश्चन है, गोल्गी बॉडी, पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी, पैकेजिंग गोल्गी बॉडी, वो भैया से सर से गलत टाइप हो गया होगा। यहां पर आप गोल्गी बॉडी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कर लीजिए, यहां पर आप मटेरियल कर लीजिए। अगर आप मटेरियल कर लेंगे तो आप मटेरियल कर लीजिए, ठीक है। गोल्गी बॉडी पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी नहीं, यहां एक्चुअल में क्या था? यहां एक्चुअल में था पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, तो उस हिसाब से पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां गोल्गी बॉडी नहीं था, यहां पर मटेरियल था। गोल्गी बॉडी डिलीवर मटेरियल बोथ इंट्रासेलुलर एंड आउटसाइड दिस सेल, करेक्ट है। ईआर से आपका सामान गया सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी पर, ईआर से सामान गया सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी पर जहां पर पैकेजिंग हुई, वहां से सामान गया सिस्टर्ने पर जहां मॉडिफिकेशन हुआ, वहां से सामान गया ट्रांस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी पर, और वहां से सामान बाहर गया सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। करेक्ट है, आंसर जाएगा ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। बहुत बढ़िया। Which is the important site for formation of glycoprotein and glycolipid? नीट 2020, ठीक है। आंसर जाएगा आपका गोल्गी बॉडी। एक और चीज याद करिए, एक्चुअल में लिख के बताना, एक्चुअल में जो मटेरियल बाहर जा रहा है, प्रोटीन जो बाहर जा रहे हैं, जिसको आप सिक्रीशन बोलते हो, जिसको आप सिक्रीशन बोलते हो, आप याद करिए, मैंने आरईआर में एक चीज लिखाई थी, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। याद करिए, आरईआर में मैंने एक चीज लिखाई थी, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, और सिक्रीशन में लिखाया था कि प्रोटीन सेल से बाहर जाते हैं, और गोल्गी बॉडी में आप देखिए कि प्रोटीन सेल से बाहर जा रहे हैं। तो एक्चुअल में सेल सिक्रीशन को मेनली कौन करता है? लिख के बताओ, ईआर करता है या गोल्गी बॉडी करता है? लिख के बताइए। सेल सिक्रीशन को मेनली कौन कर रहा है? लिख के बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल सिक्रीशन को मेनली कौन कर रहा है, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है, ये दोनों हम कर चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल सिक्रीशन को मेनली कौन करता है, सेल सिक्रीशन को मेनली कौन करता है? सेल सिक्रीशन को मेनली गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है। आरईआर तो हेल्प करता है, आरईआर तो हेल्प करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। ठीक है, SCR आर दी साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, करेक्ट है। RER हैज राइबोसोम अटैच टू ER, करेक्ट है। SCR इज डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट, SCR पर राइबोसोम नहीं होते, करेक्ट है। इन प्रोकैरियोट ओनली RER प्रेजेंट, नहीं, प्रोकैरियोट में RER नहीं होता, प्रोकैरियोट में RER एब्सेंट होता है। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, बताइए कौन से सब्सटेंस हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन से पास होने में डिफिकल्टी होती है, आपको उन्हें फैसिलिटी देनी पड़ती है। किसकी फैसिलिटी देनी पड़ती है? कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी देनी पड़ती है, हाइड्रोफिलिक मोइटी। ऐसे सब्सटेंस जिनका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है, याद करिए वाटर सॉल्युबल, वो मुश्किल से पास होते हैं, वो मुश्किल से पास होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनका वाटर सॉल्युबल नेचर होता है, याद करिए। तो बच्चों हमने अपनी एक ड्यूटी निभा ली। कौन सी निभा ली? हमने एनसीईआरटी बूस्टर कर लिया गोल्गी बॉडी का। अब हम जरा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे। अब हम लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे। तो जब तक मैं इनको यहां से 2 3 4 इनको डिलीट कर देता हूं, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमने यहां पर इसको डिलीट कर दिया है। ठीक, ये था कल के क्वेश्चन थे, यहां से थे कल के क्वेश्चन। ठीक है, और हमने ER के क्वेश्चन भी कल कर लिए थे, है ना। कल हमने ER के क्वेश्चंस भी कर लिए थे, तो हम ये भी डिलीट कर देते हैं। आपके पास आएंगे नोट्स, प्रॉपर सीक्वेंस में आएंगे, आप घबराइएगा नहीं। और ये 2 तो मैं आपको करा चुका हूं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। चलिए, एनसीईआरटी बूस्टर लाइसोसोम, ठीक है, आ जाओ। ये तो मैंने अपनी इजी करने के डिलीट किया, क्योंकि मेरे यहां पर डबल स्लाइड हो गई थी। आपको तो एक सीक्वेंस में नोट्स मिलेंगे, वो मैं बाद में एडिट करके बढ़िया से आपको भेजूंगा। ठीक है, आओ। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। मेम्ब्रेन बाउंड, एक मेम्ब्रेन होती है, एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो बनता है पैकेजिंग प्रोसेस। पैकेजिंग प्रोसेस कहां हुआ था? गोल्गी बॉडी। जो लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर मिलते हैं ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, जिनको आप हाइड्रोलेजेस बोलते हैं, जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ये एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे इसको, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, चलिए। अरे यार, इनको क्या हो गया है? ये फिर उन्होंने गलत लगा दिया सर ने। देखो वही ऑप्शन है, नीचे के ऑप्शन कुछ, क्या हो गया है इनको? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, कोई मजबूरी रही होगी, उनके पास काम ज्यादा रहा होगा, तो हो सकता है जाने अनजाने में हो गया हो। ठीक, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशनल लीडरशिप, पहले सिचुएशन को संभालिए। कितने स्टेटमेंट आपके इनमें करेक्ट हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आपको यह बताना है कि इनमें कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बिना ऑप्शन के आप बताएंगे। ठीक है, इनमें कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? क्या सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं? क्या 2 3, क्या 5 स्टेटमेंट करेक्ट हैं? क्या 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं? क्या 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं? यह आपको बताना है। ठीक है, इनमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? चलो लिख के बताओ कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। लाइसोसोम के रेस्पेक्ट में आपको बताना है, लाइसोसोम के रेस्पेक्ट में आपको बताना है
कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, लिख के बताइए। 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो देखते हैं। लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन है। फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गोल्गी बॉडी, सही है। लाइसोसोम एग्जांपल ऑफ इंट्रासेलुलर टारगेट, याद करो गोल्गी बॉडी में पढ़ाया था, लाइसोसोम बना था तो उसको इंट्रासेलुलर बोला था। और आरईआर प्रोवाइड प्रोटीन फॉर सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, सही है। कंटेन हाइड्रोटिक एंजाइम डाइजेशन ऑफ फूड, एंजाइम वर्क इन बेसिक नहीं एसिडिक मीडियम, एंजाइम वर्क इन एसिडिक मीडियम, सही है। प्रोटीएज इज कार्बोहाइड्रेट डायरेक्शन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड, अरे बहुत बढ़िया, 4 स्टेटमेंट, अरे बहुत बढ़िया। एक लिख रहा है 6, अरे दीवाने तो आपके 4 स्टेटमेंट सही हैं। तो कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं? 4 स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए माइटोकॉन्ड्रिया पे आइए। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक आप स्टेन नहीं करेंगे तब तक आप माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजी एक्टिविटी ऑफ सेल, बताया था फिजियोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज आपका वेरी करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप है। नोट्स में ये चीज ऐड कर लेना, डायमीटर नोट्स में लिख लेना 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज डायमीटर 0.5 और लेंथ है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ये फिगर है, डेटा है, ये आप लिख लेना, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं? ए लिख रहे हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल नहीं डबल मेम्ब्रेन है, यही आंसर है। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। हर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन डिवाइड कर रही है ल्यूमेन को 2 कंपार्टमेंट में। एक्वस कंपार्टमेंट क्यों बोला? क्योंकि इन कंपार्टमेंट में एक्वस फ्लूइड भरा हुआ है। एक है आउटर कंपार्टमेंट और एक है इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट को बोला था मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विथ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। बताइए क्या आंसर जाएगा? ए लिख रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन डिवाइड द ल्यूमेन इनटू 2 कंपार्टमेंट, करेक्ट है। आउटर मैट्रिक्स एंड इनर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, गलत हो गया, ठीक है। ये इनर है और ये आपका आउटर है, गलत हो गया। इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विथ होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विथ होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, ये आपका करेक्ट है। तो ए एंड सी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, both A and C are correct, both A and C are correct। ये देखिए डायग्राम, आप देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, लेबलिंग याद कर लेना एनसीईआरटी की। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये ग्रीन ग्रीन से आपका मैट्रिक्स है, ये रेड रेड जो फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन ये आपके क्रिस्टे हैं, और 2 के बीच में ये आपका स्पेस है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, बताया था मैंने, लिमिटिंग बाउंड्री आउटर मेम्ब्रेन बनाएगी। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाएगी जिसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे मैट्रिक्स की तरफ है, क्रिस्टे सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। दोनों मेम्ब्रेन के अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहां एनर्जी मिलती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। मैट्रिक्स में एक डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए है, ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर, ये डीएनए डबल स्ट्रैंड वाला है। कितना है? एक है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल है, राइबोसोम 70S है, ठीक। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, 70S राइबोसोम और डीएनए और आरएनए आपको प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। चलो बताओ आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा।
इनर मेम्ब्रेन फॉर्म लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेल एंड आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टे। गलत हो गया, यहां इनर की जगह आना था आउटर और यहां आउटर की जगह आना था इनर। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरिन्स प्रोटीन सो मोर परमेबल कंपेयर टू इनर, सही है। बोथ मेम्ब्रेन हैव सेम एंजाइम, सेम नहीं डिफरेंट एंजाइम, गलत हो गया। साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस सो कॉल्ड पावर हाउस, सही है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सही है। मैट्रिक्स कंटेन सिंगल डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए फ्यू आरएनए इन एटीएस, एटीएस नहीं 70s, गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, सही है। क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, सही है। 1 2 3 4 5, 5 स्टेटमेंट सही है। 1 2 3 4 5, 5 स्टेटमेंट सही है। अरे बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन बी। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। ये आपका न्यूक्लियस था, ये आपका क्या था, न्यूक्लियस था, ठीक। और आप याद करिए ये आपका न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस में बाहर की तरफ थी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ थी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जहां जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जहां जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। यहां पर राइबोसोम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां राइबोसोम नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन डॉट्स को बोलते हैं राइबोसोम। तो हमने ईआर का डायग्राम कर लिया। ये देखिए गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी में ये है आपका कोटेड वेसिकल, ये है आपका सिक्रीटरी वेसिकल, ये है आपका ट्रांस साइड, ये है आपका सिस साइड, ये है आपका सिस साइड। आज आपका बैटल ग्राउंड भी है, आपको पता होगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी आपका हो गया। ये है आपका इंटीग्रल प्रोटीन जिसको आप बोल रहे थे टनल प्रोटीन, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे थे, टनल प्रोटीन, जिसको आप बोल रहे थे, जिसको आप बोल रहे थे टनल प्रोटीन, ठीक। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है, देखिए इन्होंने एक्सटर्नल प्रोटीन ऐसे बनाया है, ये जो लाइन है इतनी, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली लाइन आपको जो दिख रही है, ये है पेरिफेरल प्रोटीन, ये है पेरिफेरल प्रोटीन। और पेरिफेरल प्रोटीन में ये जो है, ये है पेरिफेरल। हमने पेरिफेरल कैसे बनाए थे, ऊपर की तरफ बनाए थे। अब एनसीईआरटी में ये जो लाइन है ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये जो लाइन है वो पेरिफेरल प्रोटीन है, और इनमें आपको जो ये दिख रहे हैं ये आपके शुगर हैं। तो फिर ये प्रोटीन कौन से हुए, ये प्रोटीन हो गए आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपके हो गए हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपके टनल प्रोटीन है। लिपिड की 2 लेयर हैं और लिपिड के ऊपर भी आपके क्या हैं, शुगर है। लिपिड के ऊपर भी आपके क्या हैं, शुगर हैं। तो ऐसे लिपिड को आप क्या बोलोगे, जिन पे शुगर है उनको बोलोगे ग्लाइकोलिपिड। लिपिड की 2 लेयर है और मेन लेयर फॉस्फोलिपिड, मेन लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, लिपिड की 2 लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जिसकी लेबलिंग नहीं की उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक, और यहां आपका कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने सारे डायग्राम कर दिए, गोल्गी बॉडी का कर दिया, ईआर का कर दिया, सेल मेम्ब्रेन का कर दिया, सारी की सारी एनसीईआरटी बूस्टर भी कर दी, सब कंप्लीट किया, एनसीईआरटी सब कंप्लीट किया। अगर मजा आया तो एक बार यस लिख दीजिए। अब आप मेरी बात को समझिए। लेक्चर 1 टू लेक्चर 4 बहुत बार पढ़ चुके हो। लेक्चर 1 और लेक्चर 4, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक, ठीक है, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 में 95% चीजें अब आपको आती हैं। 95% चीजें आपको आती हैं। 95% चीजें यू नो आपको आती है। आप जब भी रिवीजन करते हो आपको लगता है यार तो मैं इतनी बार पढ़ चुका हूं, ये तो मुझे आती हैं। अब आप अंडरलाइन करिए सिर्फ उन 5% चीज को जिसके लिए आपको यू नीड रिवीजन। तो जब आप रिवीजन करोगे, अगले हफ्ते जो आप रिवीजन करोगे वो आप पूरा नहीं करोगे, आप सिर्फ इस 5% का रिवीजन करोगे। और ये काम आप करोगे मंडे को, ये काम आप करोगे मंडे को, ये काम आप करोगे मंडे को। ठीक है, ये आपका मंडे हो गया। ठीक है, ये हो गया मंडे को। तो सर सैटरडे को क्या करेंगे? आज सैटरडे में आप आज का रिवीजन करना, क्योंकि कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट में आज का पोर्शन तो आएगा नहीं। तो आप आज क्या करना, आज आप सिर्फ 20 मिनट्स लगा के लेक्चर 8 का रिवीजन कर लेना। ये मत सोचना कि कल टेस्ट में ये नहीं आ रहा तो मैं इसे भी नहीं पढ़ूं, नहीं। तुम्हें सिर्फ एक टेस्ट नहीं देना है, तुम्हें बहुत टेस्ट देने हैं। ठीक है, लंबा सोचना है, लंबा सोचना है। ठीक है, संडे को आपका टेस्ट होगा, उसके बाद ट्यूसडे में आप लेक्चर 5 प्लस लेक्चर 6 प्लस लेक्चर 7 का पूरा एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे, एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे। और वेडनेसडे को आप L1 टू L8 सारी की सारी सिर्फ डीपीपी सॉल्व करेंगे। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करने में लगेगा 1 घंटा, इसमें लगेगा आपका 1 घंटा। ठीक, और थर्सडे को भाई फिर आएगा। देखो रिवीजन करने का पैटर्न मैंने देखो थोड़ा सा चेंज किया। क्यों? क्योंकि इसे बार बार पढ़ के अब आप पक चुके हो। अब सिर्फ वो 5% चीज उठाओ जो आपको डिफिकल्ट लगती है। मैं पूरे साल आपको गाइड करूंगा, लेक्चर 8 तक लेकर आया हूं, लेक्चर 1 से बीच में कहीं कंटिन्यूटी नहीं टूटी। एक दिन वो भी आएगा जिस दिन लेक्चर आपका 50 चल रहा होगा। बस जिसने मुझे फॉलो कर लिया, जिसने मेरी बातों को फॉलो कर लिया, भाई साहब 11th कंप्लीट होगी और वो कहेगा कि यार ऐसा लगता है जैसे सेल टॉपिक एक दिन पहले ही पढ़ा है। ये चीज, ये प्लानिंग, ये ही सबसे खतरनाक चीज है जो आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएगी। वरना 2 साल तो लोग कितनी बार सेल पढ़ेंगे, कितनी बार 11th के चैप्टर पढ़ते हैं, कितनी बार 12th के चैप्टर पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं हो पाता। रिवीजन भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं रिवीजन करा रहा हूं उस तरीके से रिवीजन नहीं करते। वो हर 15-15 दिन में रिवीजन करते हैं। बच्चे रिवीजन करने से डरते हैं, उनको लगता है कि मैं भूल ना गया हूं, इसलिए वो पुराना नहीं पढ़ना चाहते। वो सोचते हैं इतने टाइम में तो मैं नया टॉपिक पढ़ लूंगा। बस यही गलती करते हैं। समुंदर में कूदना तो पड़ेगा भाई, समुंदर में कूदना पड़ेगा।
तेरे को तैरना आता है ना तो कूद जाना भाई, डूबेगा तो नहीं ना, डूबेगा नहीं। समझ में आया? तो आज बैटल ग्राउंड भी है आपका 8:30 बजे, जिसमें बॉटनी के क्विज होंगे, तो हम उसमें मिलेंगे। ठीक है? संडे को कोई रिवीजन लेक्चर नहीं आएगा, संडे छुट्टी होती है बच्चों की, तो कानूनी तौर पे उस टाइम हम कोई भी लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकते। मंडे को रिवीजन लेक्चर आएगा, मंडे को आज के टॉपिक का रिवीजन लेक्चर आएगा, मंडे को L8 का रिवीजन लेक्चर आएगा, जिसकी ड्यूरेशन होगी 5 मिनट्स। तो कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और आप बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको पढ़ाई कैसी लगी। अगले वीक ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। जाने का मन तो नहीं करता, बट आज जाऊंगा, तभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। ऐप में कमेंट करके बता देना लेक्चर कैसा लगा। जाने की इजाजत दीजिए सभी लोग। चलो थैंक यू लिख दीजिए लिख दो थैंक यू तो हम चलें। ठीक है? मन तो नहीं करता यार 8 लेक्चर में फैमिली बन चुके हो तुम, लगता है जन्मों का रिश्ता है। जाना तो पड़ेगा ही ना, अरे जाना तो पड़ेगा, अरे जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा।